हेलो एवरीवन, विल कंटिन्यू विथ पीजीबीपी। लास्ट क्लास में आप मुझसे बात कर रहे थे एक्सपेंस डिसअलाउंस बिकॉज ऑफ टीडीएस डिफॉल्ट, और उसमें मैंने बोला था कि 3 सेक्शन आपको एक साथ देखने हैं, सेक्शन 40A1, सेक्शन 40A1A और सेक्शन 40A3। तो आपने कर लिया है सेक्शन 40A1, अब आप करने जा रहे हैं सेक्शन 40A1A। सेक्शन 40A1A में क्या होता है, यहाँ पे डिसअलाउंस तब होगी जब आप पेमेंट किसको कर रहे हो, टू अ रेजिडेंट इन इंडिया। हाँ, टीडीएस का डिफॉल्ट होगा तभी डिसअलाउंस होगी। पेमेंट किसको हो रही है, रेजिडेंट इन इंडिया। आइए देखिए, compliance of TDS provision in the case of a resident, section 40A1A. Section 40A1A is applicable if the following conditions are satisfied. It covers all expenses on which TDS is required to be deducted including salary. एक्चुअली नॉन रेजिडेंट और आउटसाइड इंडिया वाले के लिए सैलरी की अगर पेमेंट हो रही है तो एक अलग प्रोविजन है, लेकिन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए अलग प्रोविजन नहीं है। तो सारी पेमेंट रेजिडेंट इन इंडिया को जो भी हो रही है, विच इज रियली इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपेंट, ठीक है, टीडीएस तभी कटता है। In the above cases, the recipient is resident in India. ठीक है। Consequently, if the above conditions are satisfied, if the aforesaid conditions are satisfied, 30% of the expenditure is not deductible. 30% disallowance होती है, और वहां लिखा था कि expenditure is disallowed. 100% disallowance होती है नॉन रेजिडेंट और आउटसाइड इंडिया वाले में। रेजिडेंट इन इंडिया वाले में 30% डिसअलाउ होगा इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये केसेस क्या है, ये केसेस जो हैं बेसिकली डिफॉल्ट, केस 1, केस 2, ये है डिफॉल्ट। और ये इधर इस तरफ क्या लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है कि क्या इसका कुछ क्षमा है, माफी है, ठीक है। जैसे वहां पे डिफॉल्ट नंबर 1 के लिए आपने पढ़ा था कोई माफी नहीं है, डिफॉल्ट नंबर 2 की माफी थी कि भाई आप बाद में जमा करोगे तो बाद में अलाउ कर देंगे, ठीक है, डिफॉल्ट। और उसके ये हैं कंसीक्वेंसेस। आइए देखिए, पहला डिफॉल्ट, टैक्स इज डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। टैक्स काटना था आपको, लेकिन आप एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक नहीं काटे। अंतर है, बहुत अंतर है। नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वाले में आपने पढ़ा था कि टीडीएस जिस दिन काटना है उस दिन नहीं काटे, ये डिफॉल्ट था। यहां पे टीडीएस जिस दिन काटना था उस साल में नहीं काटे, उस प्रीवियस ईयर के अंत तक नहीं काटे। डिफॉल्ट ये है, अंतर है। क्यों अंतर है? बेसिकली यहां जिसका पेमेंट काट रहे हो ना वो भी रेजिडेंट है, सरकार उतनी टेंशन नहीं ले रही है, कह रही है तुमको तो दबोचेंगे, उसको भी दबोचेंगे, जिसको काटना था उसको दबोचेंगे और जिसका कटना था उसको भी दबोचेंगे, दोनों रेजिडेंट हो, इन इंडिया हो। आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट वाले में सरकार कहती है अब कहां खोजने जाएंगे, भाग वग गया कहीं, तो टैक्स तो हमको लेना है उससे, इसलिए उसको तो पकड़ नहीं पाएगी, तो देने वाले को दबोच रही है। यहां पे ज्यादा सरकार टेंशन नहीं ले रही है, टेंशन थोड़ी कम हो गई सरकार की, कह रही है दोनों लोग तो इंडिया के हो ना, दोनों दबोचाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो सरकार कह रही है टीडीएस जिस ईयर का था, ठीक है, उस ईयर के अंत तक काट लीजिए, ठीक है। टीडीएस डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तब डिफॉल्ट है। यानी इस पूरे ईयर एंड तक आपने, मतलब 31 मार्च 2024 तक अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तब डिफॉल्ट होगा। दूसरा केस है टीडीएस इज डिडक्टेबल एंड इज सो डिडक्टेड, कह रहा टीडीएस कटना था और कट गया, क्योंकि डिफॉल्ट नंबर, अगर टीडीएस कटा ही नहीं बेटा तो डिफॉल्ट नंबर 1 है, फिर तो डिफॉल्ट नंबर 2 पे आने की जरूरत ही नहीं, ये तो पहले भी बताया था। तो डिफॉल्ट नंबर 2 में हमेशा ये बात करेगा कि भाई टीडीएस कट गया, अब पेमेंट की बात करेगा। बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, टीडीएस कट गया बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, बट इट इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम जमा होने तक वो जमा नहीं हुआ, रिटर्न जमा होने तक वो जमा नहीं हुआ। तो डिफॉल्ट नंबर 2 तो सेम हो गया, यही तो वहां भी था सेक्शन 40A1 में कि रिटर्न जमा करने तक आपको जमा करना है। अब देखते हैं यहां पे आगे क्या है। इफ टैक्स इज डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, द एक्सपेंडिचर विल बी डिडक्टेड इन द ईयर इन विच टीडीएस विल बी डिपॉजिटेड बाय द एसएससी विद द गवर्नमेंट। कह रहा है अगर टीडीएस आपने बाद में काटा, डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, तो कह रहा है तब भी खर्चा घट जाएगा। द एक्सपेंडिचर विल बी डिडक्टेड इन द ईयर इन विच टीडीएस विल बी डिपॉजिटेड। कह रहा है अगर टीडीएस बाद में आपने काटा तो काट के अगर जमा कर दिया तो जिस साल जमा कर दिया अलाउ हो जाएगा। अगर बाद में भी काटा तो टेंशन नहीं लेना है, काट के जमा कर दिया ना तो अलाउ हो जाएगा। और अगर बाद में जमा करेंगे तो तब तो अलाउ हो ही जाता, वो तो नॉन रेजिडेंट में हो गया था अलाउ, तो यहाँ भी हो ही जाता होगा।
कह रहा है इफ द टैक्स इज डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम द एक्सपेंडिचर विल बी डिडक्टेबल इन दैट ईयर इन विच द टैक्स विल बी डिपॉजिटेड। काटना है आपको साल के अंत तक, जमा करना है आपको रिटर्न तक। अगर आपने साल के अंत तक नहीं काटा तो जब भी काटोगे, लेकिन काटने पे अलाउ नहीं हो जाएगा, जब भी काटोगे और काट के जिस साल जमा कर दोगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे। और जहां तक रही जमा करने की बात डिफॉल्ट नंबर 2 के लिए, तो वो जब भी आप जमा करोगे उस साल फिर अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो कितना अलाउ कर देंगे? अरे डिस अलाउ भी तो 30% हो रहा है, तो जब दोबारा अलाउ करेंगे तो वो भी 30% करेंगे। ठीक है, अब यहां पे भी वही बात है कि भाई अगर आपको टीडीएस काटना था, आप नहीं काटे, लेकिन सामने वाला अपनी रिटर्न जमा कर दिया, उसमें टैक्स वैक्स पूरा जमा कर दिया सरकार को, कोई भी डिफॉल्ट उसकी तरफ से नहीं हुआ है, तो सरकार कह रही है हम तुम्हारा भी डिफॉल्ट नहीं मानेंगे जो टीडीएस तुमने नहीं काटा था। लेकिन इतना बड़ा कोई रिस्क प्रैक्टिकली ले सकता है? मुझे उसे पेमेंट करनी है तो मैं तो टीडीएस काट लूंगा ना, पता नहीं वो जमा करेगा नहीं जमा करेगा। ठीक है, अब इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता, तो आपको टीडीएस की कंप्लायंस तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, इसमें भी हम लोग डेट जो है वो 31 अक्टूबर लेंगे। दो तरीके की डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, एक होती है नॉन ऑडिट वाला केस जो 31 जुलाई है, और ऑडिट वाले केस में 31 अक्टूबर है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दूं क्या? मैं देता हूं आपको एग्जांपल। आप हेडिंग देंगे पहले सेक्शन 40A(1)(a) पेमेंट टू रेजिडेंट इन इंडिया। डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। टीडीएस किस दिन कटना चाहिए था? डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस आपने किस दिन काटा? ठीक है, डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताइएगा हमको ना डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, अलाउड इन पीवाई किस प्रीवियस ईयर में अलाउड हुआ है? एक्सपेंस अलाउड इन विच पीआई। ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस 1 जनवरी 24 को टीडीएस कटना चाहिए था। आपने काटा कब है? आपने काटा है 1 फरवरी 24 को। जमा कब किए हो? 7 मार्च 24 को। जल्दी बताइए कोई डिफॉल्ट है कि नहीं है? ये 40A(1)(a) के लिए, अगर यही क्वेश्चन हम 40A(1) के लिए करें तो शायद डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप 40A(1)(a) के लिए बताइए डिफॉल्ट है क्या? नहीं। टीडीएस कब तक जमा कर सकते, टीडीएस कब तक काट सकते हो? हम टीडीएस भी 31 मार्च 24 तक काट सकते हैं। हम प्रीवियस ये 23-24 के लिए ना कर रहे हैं ये। ठीक है, और ड्यू डेट ऑफ आरओआई क्या है? हम लोग लेंगे 31/10/24। बताइए डिफॉल्ट है कि नहीं? कोई डिफॉल्ट नहीं है। काटना है टीडीएस हम 31 मार्च 24 तक काट सकते हैं और जमा कर सकते हैं 31/10/24 तक। कोई डिफॉल्ट नहीं है, अलाउड हो गया प्रीवियस ईयर 23-24 में। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। टीडीएस काटना था 1/1/24 को, काटे हैं हम 1/4/24 को, और जमा किए हैं 7/4/24 को। कोई डिफॉल्ट है क्या? हाँ बेटा डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट ये हो गया कि टीडीएस आपने लेट काट दिया, 31 मार्च 24 तक काट सकते थे, 1 अप्रैल 24 को काट दिया, डिफॉल्ट तो हो गया। लेकिन यहां सबसे खास बात यह है कि डिफॉल्ट की, दोनों डिफॉल्ट की माफी है। अगर आपने डिफॉल्ट गलत डेट पे डिडक्शन कर लिया, मतलब देर से डिडक्शन कर लिया, तो कोई बात नहीं, कहता है कि कब पे कर दिए, काट लिए ठीक है, अब काट के जमा कर दिए, हाँ जमा कर दिए 7 अप्रैल 24 को, तो जिस ईयर में जमा कर दिए उस ईयर में अलाउ कर देंगे। तो यानी 24-25 में हमें 30% अलाउ हो जाएगा, जो कि 23-24 में 30% डिसअलाउ होगा। तो इस क्वेश्चन में पीवाई 23-24 में 30% डिसअलाउ होगा एंड पीवाई 24-25 में वो 30% अलाउड हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? जो डिसअलाउ होगा, खर्चा किस ईयर का था? 23-24 का खर्चा है ना प्रीवियस ईयर, तो 23-24 में डिसअलाउ होगा तो कितना होगा? 30% डिसअलाउ होता है। ये रेजिडेंट इन इंडिया वाला केस है। बताइए 1/1/24 को टीडीएस कटना था, आपने काटा 1/1/24 को ही, नहीं 1/2/24 को आपने काटा और जमा किया 1/11/24 को। एक सेकेंड, हमने डिफॉल्ट पे यहाँ क्रॉस क्यों लगा दिया है? कौन सा डिफॉल्ट हुआ है यहाँ पे? डिफॉल्ट नंबर 1 हुआ तो है। सो सॉरी बेटा, सो सॉरी, डिफॉल्ट नंबर 1 हुआ है। जल्दी बताओ अब यहाँ पे कौन सा डिफॉल्ट है? यहाँ डिफॉल्ट नंबर 2 है। काटे सही समय पे हो, पेमेंट गलत समय पे कर दिए हो, ठीक है। तो आंसर यही होगा इसका भी। PY 23-24 में 30% डिसअलाउड हो जाएगा एंड PY 24-25 में 30% वो अलाउड हो जाएगा। जो डिसअलाउ करेंगे वही 30% अलाउड कर देंगे अगले साल। मतलब इस साल की इनकम को कम किया जाएगा, ठीक है, इस साल की इनकम को बढ़ाया जाएगा 23-24 की, और 24-25 की इनकम को कम कर दिया जाएगा। एक 1/24 को टीडीएस कटना था, आपने टीडीएस काटा ही नहीं, हालांकि आपने जमा कर दिया 1 फरवरी 24 को। डिफॉल्ट नंबर 1 हुआ है यहाँ पे। प्रीवियस ईयर 23-24 में 30% डिसअलाउड हो जाएगा, लेकिन ये डिसअलाउड फॉरएवर नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अगर आगे चल के भी कभी काट लोगे तो ये एडजस्टमेंट आपको मिल सकती है, लेकिन आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। आपने काटा ही नहीं है इसलिए आपको अभी अलाउ नहीं हो रहा है, ठीक है। सामने वाले की पेमेंट काटनी भी पड़ेगी। अब काटे क्यों नहीं है? हम काटेंगे कहाँ से? उसको तो पेमेंट कर दिए ना, अब दोबारा कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है तो कैसे काटें? देखिए दोबारा हम बाद में कैसे काट लेते हैं किसी का भी, जैसे ड्यू डेट निकल जाती है फिर भी हम काट लेते हैं, क्यों? क्योंकि दोबारा कभी उससे डीलिंग होती है तो दोबारा हम काट देते हैं उसका पहले वाला टीडीएस भी। अब उससे दोबारा कोई डील ही नहीं हो रही है, उसको मान लीजिए एडवर्टीजमेंट की पेमेंट किए थे, अब दोबारा एडवर्टीजमेंट उसे हम करा ही नहीं रहे तो कहां से काटेंगे उसका टीडीएस, ठीक है। तो काट नहीं पाए हैं तो डिसअलाउड है। एक 1/24 काटे हम 1/1/26 और पे किए हम 1/1/27। कोई डिफॉल्ट है क्या? सबसे पहले देखिए डिफॉल्ट नंबर 1, हाँ हो रहा है। अब डिफॉल्ट नंबर 2 देखेंगे भी क्या? देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, एक डिफॉल्ट हो गया ना, हो गया काम खत्म तुम्हारा। लेकिन इसकी भी माफी है, जब भी आप काट के जमा कर दोगे, ठीक है भाई, हम काटे ना बाद में, हम जमा जब करेंगे तो हमको अलाउ हो जाएगा, हमको 26-27 में अलाउ हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 23-24 में 30% डिसअलाउड है और वही प्रीवियस ईयर 26-27 में 30% अलाउड हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? आइए बुक में भी एग्जाम्पल है, आपको करा देते हैं। डेट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है ड्यू, डेट ऑफ ड्यू जिस दिन आप कराते हो, पेबल की एंट्री जिस दिन करते हो, ठीक है। आपने इस दिन पेबल की एंट्री की तो भाई इसी दिन टीडीएस काटना पड़ेगा आपको। डेट ऑफ डिडक्शन आपने इसी दिन कर दिया, सही है, ये सही हो गया। डेट ऑफ डिपॉजिट तो 31 अक्टूबर तक हम कर ही सकते थे, कोई टेंशन नहीं है, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में अलाउ हो गया। इस दिन काटना था, इस दिन काटे हो तो गलत हो गया काटने वाला, ठीक है, गलत हो गया काटने वाला। तो फिर जिस साल पे करोगे उस साल अलाउ होगा, तो 24-25 में आपको अलाउ होगा, 24-25 में आपको अलाउ होगा 30%, ठीक है। 23-24 में 30% डिसअलाउड होगा। बस हम जब लिखे ना अलाउड तो आप समझ जाइएगा भाई कि अलाउड मतलब हम 30% की बात कर रहे हैं। इतनी कहानी यहाँ नहीं लिखा हुआ है जितना हम अभी यहाँ पे लिख लिख के करा रहे थे आपको।
पेमेंट आप किए हो, ड्यू किए ही नहीं थे, सीधे पेमेंट हुआ है तो ड्यू पेमेंट इसी डेट पे आपको टीडीएस काटना था। ठीक है, साल के अंत तक भी काट सकते हो, साल के अंत में कट गया चलिए चलेगा। तो पेमेंट भी आपने समय पे कर दिया है, ठीक है, 23-24 में अलग हो गया। इस दिन आपने पेमेंट किया है, टीडीएस आप साल के अंत तक काट सकते थे। देखिए टीडीएस काटने में गलती हो गई आपसे, ठीक है, टीडीएस काटने में गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अब जिस साल पे कर रहे हो 24-25 में आप पे कर रहे हो, 24-25 में अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वाले केसेस है ना, इसलिए 15/3/24 का साल के अंत पे आप टीडीएस डिडक्ट कर लियो, बहुत अच्छा। डिपॉजिट कर रहे हो 10/10/24 को, ठीक है। अब ये देखिएगा, एक ये 30 सितंबर के हिसाब से सॉल्व किया हुआ था इसलिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। 10/10/24 को आप कर रहे हो तो एकदम सही कर रहे हो, 23-24 में ही आपको अलाउ हो जाएगा। एक्चुअली ये 30 सितंबर के हिसाब से सॉल्व किया हुआ था यहाँ पे, 23-24 में अलाउ हो जाएगा। फिर 30/6/23 को आपको काटना था, 31 मार्च 24 को काटे, 30/9/24 को आप जमा कर दिए, 23-24 में अलाउ हो जाएगा। 30/6/23 को आपको काटना था, 31/5/24 को काटे, गलत कर दिए, 31 मार्च 24 के बाद काटे हो तो गलत हो गया। और जमा कर रहे हो 30/9/24 को, तो 24-25 में जमा हुआ है, 24-25 में अलाउ होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद में कौन सा सेक्शन देखना है हमें, हमने बोला था 3 सेक्शन एक साथ देखेंगे, सेक्शन 48(1), 48(1)(a) और 48(3). बीच में एक सेक्शन लेकिन आता है 48(2), ये अभी नहीं देखेंगे। अभी पहले हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन 48(1), 1(a) और 3 देखेंगे तुरंत, ताकि ये टीडीएस की वजह से जो डिसअलाउंस है एक साथ मेरे दिमाग में बैठ जाए। तो नाउ वी हैव टू मूव टू दिस सेक्शन, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टैक्स डिडक्शन, सेक्शन 40A। अब ये सेक्शन 40A3 किसके लिए है? 40A3 है पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट और पेमेंट आउटसाइड इंडिया। कौन सी पेमेंट? सैलरी की पेमेंट। सेक्शन 40A3 इज एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। पहला, द पेमेंट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ रेसिपेंट। पाने वाले के लिए ये सैलरी की इनकम होनी चाहिए। इट इज पेबल टू होम? आउटसाइड इंडिया और या फिर टू अ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट की जब हम बात करें तो इन इंडिया वाले नॉन रेजिडेंट की बोल रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड इंडिया में तो दोनों कवर हो ही गया, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो आउटसाइड इंडिया वाला नॉन रेजिडेंट तो यहाँ आ ही चुका है। ठीक है, तो इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट। तीसरा है, द टैक्स हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट नॉट डिडक्टेड एट सोर्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिफॉल्ट क्या है? ये है डिफॉल्ट। पॉइंट नंबर 3 इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है कि आपने द टैक्स हैज नीदर बीन पेड टू द गवर्नमेंट नॉट डिडक्टेड सोर्स, ना ही आपने काटा ना ही पे किया, मतलब आपने काटा भी नहीं पे भी नहीं किया, तब जाके डिफॉल्ट है। जैसे हमने काट लिया टीडीएस तो डिफॉल्ट है? नहीं। हमने पे कर दिया तो क्या डिफॉल्ट है? नहीं। हमने काटा भी नहीं, पे भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तब जाके डिफॉल्ट है। अंडरस्टूड? डिफॉल्ट कब है? काटे भी नहीं, पे भी नहीं किए, अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। If the aforesaid conditions are satisfied, then the payment is not allowed as deduction. तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इलस्ट्रेशन 21। डेट ऑन विच टैक्स इज सपोज टू बी डिडक्टेड, किस दिन काटना था? डेट ऑफ सैलरी पेमेंट। अच्छा, सैलरी के केस में मैं आपको बता दूं, जैसे आपने पढ़ा था ना, ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे टीडीएस कटता है, सैलरी के केस में टीडीएस काटना होता है ऑन पेमेंट ओनली। मतलब व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस? ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू पहले हुआ है तो भी फर्क नहीं पड़ता, डेट ऑफ पेमेंट पे ही टीडीएस कटता है। सैलरी में डेट ऑफ पेमेंट पे कटता है, याद रहेगा। बाकी सब एक्सपेंस के लिए हमने क्या बताया, टीडीएस कब कटता है? ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट। अब लिख लीजिए इस बात को कहीं, इन केस ऑफ सैलरी टीडीएस इज liable to be deducted on the date of payment। ठीक है, हम लोग अब कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? सेक्शन 40A, सेक्शन 40A(3), सैलरी पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट
और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसमें डिफॉल्ट क्या है, नीदर डिडक्टेड नॉर पेड, मतलब कुछ भी नहीं किए। ठीक है, मतलब हद ही कर दिए, ना तो काट रहे हो ना तो पे कर रहे हो। नीदर डिडक्टेड नॉर पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई। ठीक है, तो डेट ऑफ सैलरी पेमेंट, यही आपकी ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस होगी। एक्चुअल डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन, कब आपने काटा। ठीक है, 200 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कब जमा करना था, इससे कोई मतलब ही नहीं है, और किस दिन आपने जमा किया। तो काटना या जमा करने में से कुछ भी हो जाए, एक भी हो जाए बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। 31 जुलाई को काटना था, बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम दोनों ही हो गया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। 23-24 में अलाउड है। 31/3/24 को काटना था, 31/3/24 को काट लिए, और 7 अप्रैल को बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न दोनों ही चीज हो चुका है, 23-24 में अलाउ हो जाएगा। इस दिन काटना था, तो काट भी दिए बिफोर फाइलिंग रिटर्न, और ये बिफोर फाइलिंग रिटर्न ही है, 23-24 में अलाउ हो गया। नॉट डिडक्टेड, काटे नहीं हो, कोई बात नहीं, जमा कर दिए बिफोर फाइलिंग रिटर्न, हाँ जमा कर दिए हैं, अलाउड हो जाएगा। अच्छा, काट लिए हैं, जमा ही नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, अलाउ हो जाएगा। काट लोगे तो भी अलाउड है, जमा कर दोगे तो भी अलाउड है। एक चीज कर देना है, एक चीज कर दो, मतलब ना ही काटे ना ही जमा किए तब जाके डिसअलाउ है, कुछ भी एक कर दिए अलाउड हो जाएगा। ठीक है, यहां काटे भी नहीं है, जमा भी नहीं किए हैं, अब नॉट डिडक्टेबल है। क्लियर, तो सिंपल था एकदम इलस्ट्रेशन, एक ही इलस्ट्रेशन से पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। जहां पे एक चीज भी हो रही है, चाहे मैंने डिडक्ट कर लिया या फिर पे कर दिया बिफोर फाइलिंग रिटर्न, तो अलाउड हो जा रहा है। अगर दोनों ही नहीं हुआ, ना ही काटे ना ही पे किए, तब जाके ये डिडक्टेबल नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसके बाद अब हमें सेक्शन देखना है, एक बीच वाला सेक्शन था सेक्शन 48(2), वो देख लेते हैं। ये 3 सेक्शन लगातार वाले मेरे कंप्लीट हो गए। सेक्शन 48(2), सेक्शन 48(2) है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स को एक पर्सनल एक्सपेंडिचर माना जाता है। मतलब अगर ये प्रोप्राइटरशिप वगैरह का केस है तो इसे पर्सनल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा, इसलिए डिसअलाउड है। और अगर ये कंपनी है तो ये एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट है। मैंने आपको कई बार बताया है कि देखिए बिजनेस में खर्चे कौन से अलाउ होते हैं, द एक्सपेंडिचर विच इज बीइंग डन टू जनरेट बिजनेस। धंधे की वजह से आप अगर खर्चा कर रहे हो तो वो रिलेटेड टू योर बिजनेस होना चाहिए, तब वो अलाउड होगा। देखिए इनकम टैक्स इज नॉट एन एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। इनकम टैक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आप कमाए इसलिए टैक्स देना है, बिजनेस के लिए आप इनकम टैक्स थोड़ी ना दे रहे हो कि इससे आपका बिजनेस। देखिए बिजनेस के लिए खर्चे, बिजनेस का खर्चे का मतलब क्या होता है, जिससे आप कमाओगे। अगर हम कोई ऐसा खर्चा करते हैं जिससे हम कमाएंगे बिजनेस में, तो वो बिजनेस का खर्चा है। लेकिन इनकम टैक्स देने से आप कमाओगे थोड़ी ना, इनकम टैक्स आप दे रहे हो क्योंकि आप कमाए हो, इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड। इनकम टैक्स के कानून के तहत आप सिर्फ इनकम टैक्स नहीं देते हो, आप इनकम टैक्स कानून के तहत जो पेमेंट करते हो वो इनकम टैक्स की है, इंटरेस्ट की है, पेनाल्टी की है, ये सब डिसअलाउ होता है। तो बस एक लाइन में अगर आपको समझाना हो तो मैं ऐसे कहूंगा, इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप जो भी पेमेंट करते हो, कौन कौन सी पेमेंट करते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट के तहत, इनकम टैक्स का, फिर इंटरेस्ट का, पेनाल्टी का, ये सब डिसअलाउड है। तो एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल। सिमिलरली एनी इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फाइन फॉर नॉन पेमेंट और लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल। कंक्लूड करिए, इनकम टैक्स एक्ट कानून के तहत जो भी पेमेंट आप करेंगे डिसअलाउड है। दिस रूल इज एप्लीकेबल वेयर इनकम टैक्स इज पेबल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। भाई इंडिया में आपको जमा करना है इनकम टैक्स, बाहर करना है, दोनों के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। अब एक बात यहां डिफरेंट, लीगल चार्जेस पेड फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स प्रोसीडिंग इज अलाउड एज डिडक्शन। अगर आप किसी एडवोकेट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की फीस देते हो या फिर इनकम टैक्स का केस कराने की फीस देते हो, प्रोसीडिंग का मतलब हो गया केस, इनकम टैक्स का केस लगा है, वो केस लड़ने के लिए आप वकील को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस देते हो, तो वो अलाउड हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स की पेमेंट नहीं है, ये प्रोफेशनल फी की पेमेंट है। दिस इज अ प्रोफेशनल फी पेमेंट एंड दिस इज अलाउड। यानी इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई भी पेमेंट करते हो, इनकम टैक्स कानून के लिए, कानून को, इनकम टैक्स कानून को कोई भी पेमेंट करते हो तो वो अलाउड नहीं है।
लेकिन उस कानून का पालन करने के लिए, उस कानून से लड़ाई करने के लिए अगर किसी प्रोफेशनल को आप हायर करते हो, उसे प्रोफेशनल फी पे करते हो, तो दिस विल बी योर अलाउड एक्सपेंडिचर। बस इतना ही था आज की क्लास में। तो आपने अभी तक सेक्शन 40A1, 40A1A, 40A3 कंप्लीट कर लिया, और बीच में एक सेक्शन था 40A2 विच वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया। विल स्टॉप हियर।